हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 208वां एपिसोड ऑफ राज की बात। राज की बात अमूमन रोज शाम को 7 बजे आता है, लेकिन आज दोपहर को आपसे तकरीबन 2:47 पे बात हो रही है। विषय कुछ खास होगा तभी आपसे बात हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो आज एक इम्तिहान देने की घड़ी पर आ चुके हैं। वो इम्तिहान किस बात का दे रहे हैं कि वो एक नागपुरी हैं। वो इम्तिहान इस बात का दे रहे हैं कि वो एक विदर्भवादी हैं। वो इम्तिहान इस बात का दे रहे हैं कि वो एक सपना कई सालों से अपनी आंखों में देख रहे हैं, और वो सपना है विदर्भ का, विदर्भ के कल्याण का, विदर्भ की सेवा का। मैं बात कर रहा हूँ एमएलसी इलेक्शन में लड़ने वाले एक कैंडिडेट जिनका नाम है नितिन रोंगे। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे ऐसा लगा कि आपका परिचय इस तरह से देना गलत नहीं होगा कि आपकी चिंता और आपके सपने सब कुछ विदर्भ से रिलेटेड है। कितना सत्य है इसमें? मेरे दोस्त मजाक में मुझसे कहते हैं कि सबकी रगों में लहू बहे है और इसकी रगों में विदर्भ बहे है। तो ये भी एक मेरी पहचान है। मतलब एक हार्डकोर विदर्भवादी शायद मैं हूँ, एंड आई लव बीइंग दैट, एंड यू नो मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी नाउ। पिछले 16 सालों से मैं इस चीज़ को लेकर, इस विदर्भ के इशू को लेकर संघर्ष कर रहा हूँ, और ये मेरा स्पष्ट मत है कि स्वतंत्र विदर्भ राज्य के बगैर इस रीजन का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और मेरी लड़ाई उसी के लिए। आपके ऑपोजिशन में जो लोग खड़े हैं इस वक्त, वो उनके पीछे एक पार्टी की सोच है, एक पार्टी की ताकत है, एक पार्टी की लेगेसी है। आप इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, और वो भी एक ऐसे विषय पे खड़े होते हैं जिसके पीछे ये शहर के लोग ही साथ नहीं देते। दुख होता है? दुख नहीं होता, क्योंकि लोगों के अपने अपने अलग अलग कंपल्शंस होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो लोग आज जो मेरे विरुद्ध खड़े हैं, जो मेरे प्रतिद्वंदी है, ये भी तो आज से 5-6 साल पहले बहुत ही हार्डकोर विदर्भवादी थे। उनमें और मुझमें ये फ़र्क है कि एक बार उनको सत्ता मिल जाने के बाद उन्होंने विदर्भ को भुला दिया। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपने बल पे हूँ, लेकिन मैं एक विदर्भवादी हूँ, और मेरी सबसे बड़ी ताकत है विदर्भ की जनता और मेरे विदर्भवादी साथी। मेरे पास कार्यकर्ता कोई नहीं है, मेरे सब विदर्भवादी साथी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक लड़का जो मेरे साथ पढ़ा करता था, जो MBA में मेरा क्लासमेट था, ही हैज़ टेकन ऑफ फ्रॉम हिज जॉब टिल द 3rd of December मेरे इस इशू को सपोर्ट करने के लिए। तो ये मेरी लड़ाई ईमानदारी से है, और ये मेरी लड़ाई विदर्भ के मुद्दे पे। जहाँ बाकी लोग विदर्भ भूल रहे हैं, मैं यही मुद्दा विदर्भ का लेके आ रहा हूँ। और टू ऐड टू दिस, अभी आपने मेरे विपक्ष के उम्मीदवार का नाम लिया जी। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं संदीप जी, तो उन्होंने जब 12 तारीख को अपना नामांकन दाखिल किया। अभिजीत वंजारी भी आपके ऑपोजिशन में? मैं दोनों के बारे में बात करूँगा। मैं दोनों के बारे में बात करूँगा। जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वो जब डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर आए, 12 तारीख को था ना, 12 तारीख को, तो जब वो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर आए जी, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं इस इशू को लेकर लड़ रहा हूँ, बेरोजगारी को लेकर लड़ रहा हूँ, और अभी की गवर्नमेंट विदर्भ के ऊपर अन्याय कर रही है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरा उनसे आपके थ्रू सवाल है कि ठीक है, फिर अभी आपको 6 साल तक विदर्भ क्यों नहीं याद आए? और मैं उनको ये बात याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप और आपकी पार्टी चाहे, आप इस नागपुर शहर का मेयर एक बहुत बड़ा पद होता है, आप अगर अभी चाहे और अगर आपकी पार्टी को कन्विंस कर सके, तो 5 मिनट में विदर्भ बन सकता है, क्योंकि आज उनके पार्टी की सत्ता सेंटर में है। लोकसभा में भी उनके पास बहुमत है, और राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत है। लेकिन वहीं पर अभिजीत वंजारी जी भी तो पिछले कई महीनों से तैयारी में लगे हुए। वो भी एक कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, समवन टू हुम पीपल लुक अपॉन। आई डेफिनेटली अग्री मिस्टर अभिजीत। उनका पॉलिटिकल लेगेसी बहुत बड़ा है, उनका इतना बड़ा एजुकेशनल एम्पायर है। उनके फादर एक रिस्पेक्टेबल मतलब मिनिस्टर, और मेरे ख्याल मतलब MLA और मिनिस्टर हुआ करते थे जी। और अभिजीत जी भी इतने दिनों से, आई थिंक नागपुर, उनका ब्रोशर मेरे पास आया था, तो मैंने पढ़ा था कि मिस्टर अभिजीत इज द सीनेट मेंबर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी फॉर लास्ट 15 years. 2000 to 2015 he was a senate member. So I have just got one question from him कि अगर आप इतने साल सीनेट में थे, सीनेटर तो एक जो सीनेट मेंबर होता है वो तो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। उसकी तो सुनी जाती है, कही जाते हैं, उसको वो अपने हर बात बता सकता है।
तो मेरा उनसे एक ही पूछना है कि जब आप इतने साल थे तो नागपुर यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है, आप 15 साल रहे, तो पहले 150 में तक नागपुर यूनिवर्सिटी का रैंकिंग क्यों नहीं है? नागपुर यूनिवर्सिटी का रैंकिंग इतना नीचे जाने का रीज़न क्या है? और ये अगर नीचे जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? देखिए, नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बाहर जॉब मिलने में जो दिक्कत आ रही है, उसमें नागपुर यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। You are been called as a Vidarbh warrior. You are been called as someone who has been fighting for Vidarbh since a very long time. मतलब ये आज 1-2 महीने पुरानी बात नहीं है कि इलेक्शन लड़ना था इसलिए आपने विदर्भ का इशू उठाया. You've been fighting for Vidarbh from a very long 16 time. years to be very 16 years as to be specific. But then in these 16 years, why did not a political party stood by you? Or you never made them stand beside you? नहीं, दिस इज अ मिसकंसेप्शन. इनफैक्ट राइट नाउ आई एम सपोर्टेड बाय 5 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज. मेरा इस बारे में एक दूसरा ओपिनियन है. मेरा ये स्पष्ट मत है कि ग्रेजुएट्स और टीचर्स इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे किसी ने लड़ना नहीं चाहिए. अच्छा. यस. हाँ, आप किसी पार्टी का समर्थन लीजिए, जो पार्टी की विचारधारा आपसे मिलती है उनका आप समर्थन लीजिए. मुझे विदर्भ राज्य आघाड़ी, वीरा, इन सारी पार्टियों ने कहा कि भाई आप हमारा आईबी फॉर्म ले लो, बट ये मेरा हक था. और शायद आई एम थैंकफुल टू ऑल माई पार्टीज कि उन्होंने ये मेरी बात मानी कि आप मुझे समर्थन दीजिए, मैं अपक्ष लड़ूंगा. दूसरा एक क्या हो जाता है, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे जब आप विधान परिषद में जाते हैं और जब वहाँ जाके आप किसी भी मुद्दे का समर्थन या विरोध करते हैं, तब यूजुअली जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से है तो आपको उस पॉलिटिकल पार्टी की लाइन टो करना पड़ता है. आप पुराना एग्जाम्पल दीजिए इस बारे में. मेरे व्हाट यू कॉल, मैं जिनसे इंस्पायर्ड हूँ, आमदार बीटी देशमुख 6 टर्म वो इस अमरावती कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलसी थे जी. पर मजाल थी किसी की कि इतने सालों में बीटी देशमुख सर पे कोई उंगली उठा के दे सके कि इन्होंने ये कोई गलत काम किया. ये एक रिस्पॉन्सिबल आदमी से तुमको सीखना पड़ता है. ये बाकी लोग क्या है, पार्टी बोलेगी ये करो वो करो, ये ऐसा नहीं है. मुझे यहाँ के लोगों के लिए लड़ना है. ऑफ कैमरा आपने अभी थोड़ी देर पहले जब आप आके बैठे, आपने कहा कि राज कभी इलेक्शन मत लड़ना, और अगर लड़ना तो किसी मुद्दे के लिए लड़ना. ये मुद्दा काफ़ी स्ट्रांग है. आपको लगता है क्या विदर्भ एक ऐसा मुद्दा है जो आपको जीत की तरफ अग्रसर करेगा? 150 साल से जो मुद्दा चल रहा है, मतलब आई थिंक 1903 से जो 125 साल से जो मुद्दा चल रहा है, और इस मुद्दे को लेकर लोगों में संवेदनशीलता है ना. जैसा आप देखिए, कुछ सालों पहले जनमंच नाम की यहाँ पे एक संस्था है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है. उन्होंने विदर्भ के नाम पे 4 सिटीज में रेफरेंडम लिया था. 4 सिटीज में रेफरेंडम लिया था, और चारों सिटीज में आई थिंक 97+% लोगों ने सेपरेट विदर्भ स्टेट को सपोर्ट किया था जी. ये किस बात का ये हो सकता है कि अब तक शायद जो लीडर आए, जो लोग चुन के आए, उन्होंने बेईमानी तो हुई है विदर्भ के साथ बहुत बार जी. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा. लोगों ने तो रिटर्न एफिडेविट दिए, लोगों ने तो आमगांव से लेके खामगांव तक यात्राएं निकाली, क्या क्या नहीं बोला विदर्भ के लिए. बट फॉर फ्यू पीपल विदर्भ इज जस्ट अ वे ऑफ गोइंग टू मुंबई एंड दिल्ली. एक बार मुंबई दिल्ली जाने के बाद इन लोगों को वहाँ की इतनी हवा लग जाती है कि उसमें विदर्भ के सारे प्रॉब्लम्स वो भूल जाते हैं. हमारे शहर से ऐसा तो नहीं कि कोई भी नेता लोकसभा नहीं पहुंचा, या ऐसा कोई नेता नहीं है जो महाराष्ट्र की विधानसभा में ना बैठा हो. लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एक मुंबई की हवा और वो जो दिल्ली की लहर है वो लोगों को थोड़ा सा विदर्भ के इशू से भटका देती है, या कुछ उनके खुद के जो एजेंडाज हैं वो कुछ और ही थे? ये दोनों, और साथ में लैक ऑफ कमिटमेंट टू मदरलैंड. लैक ऑफ कमिटमेंट टू मदरलैंड ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग ये बात को समझते हैं क्या, लैक ऑफ कमिटमेंट की? देखिए, मैं ग्रेजुएट्स का इलेक्शन में अभी काफ़ी सालों से इस फील्ड में हूँ, तो पिछले 2-3 टर्म में मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए पूछा गया था, कहा गया था, बट आई कैटेगरिकली रिफ्यूज्ड इट. मतलब ये नहीं था मेरे दिमाग में कि मैं ग्रेजुएट्स का इलेक्शन लड़ूंगा, बट देन आई सेड दैट आई विल फाइट इट एट द राइट टाइम. एंड नाउ इज द टाइम कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होता है, जिसको अपने सोच की जिसको अपनी खुद की एक सोच होती है, वो मुझे इस बार जीत दिलाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है. BJP have always believed in small states. Chhattisgarh is one big reason to it. Jharkhand is one big reason to it. And now both the states are doing successfully very well. Thank you for admitting that. I thank you for that.
Okay. मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहा हूँ, मैं तो तेलंगाना का भी नाम ले रहा हूँ। Ji, Telangana is also one big reason, big example to get set. Do you think Vidarbha itself has that kind of capability to run on its own? If you go back in the history, 1953 Fazal Ali Commission in 1953 had said that Vidarbha will be a economically viable state. इतने सब सालों में, अभी मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। पूर्णो ए संगमा साहब, जिनकी अभी डेथ होगी, नॉर्थ ईस्ट के बड़े लीडर थे, तो ही वॉज डिस्कसिंग ये इशू पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा था। तो पूर्णो संगमा साहब ने कहा कि 84-85 की बात है, जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने मुझे विदर्भ का इशू देखने के लिए यहाँ भेजा था, और उन्होंने लोकसभा में कहा कि सेपरेट स्टेट के पैरामीटर्स पे विदर्भ 100% पूरा उतरता है। तीसरी बात, डॉक्टर आर एल पितड़े साहब के एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, ही इज एन IRS ऑफिसर, रिटायर्ड IRS ऑफिसर नाउ। उन्होंने आई थिंक 2013-14 में विदर्भ का एक सेपरेट बजट बनाया था। वी वर सरप्लस। श्रीनिवास खांदेवाले सर, डॉक्टर श्रीनिवास खांदेवाले सर, इन्होंने विदर्भ का बजट बनाया था पोस्ट GST। उसमें भी कहते हैं कि विदर्भ इज सेपरेट स्टेट इज वायबल। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राज, आप वायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको ये 5 गिना दिए हैं। आप मुझे इस देश का एक राज्य बनाइए जो इकोनॉमिक वायबिलिटी पर बनाया गया है। भाई आप मुझे बताइए कि आप जब मुझे इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, एक बाप अपने बेटे को जब इंडिपेंडेंट नहीं करेगा, जब उसके पैरों पे बढ़ने नहीं देगा, तब तक वो कैसा बढ़ेगा? कई सारे बड़े नेताओं ने बात कही कि मुंबई की वजह से पूरा महाराष्ट्र चलता है, और महाराष्ट्र में विदर्भ एक ऐसा रीजन है जिसमें अभी भी कमजोरी है। आप इसको डिफर करते हैं? क्या रायपुर के पास या छत्तीसगढ़ के पास मुंबई है? नहीं। क्या तेलंगाना के पास मुंबई है? क्या हिमाचल के पास मुंबई है? पर ये तो जुटला नहीं सकते ना कि इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। It is the financial capital of the country. But then if it is the financial capital of the country, why does a mayor of Mumbai has to go and beg to the center at times कि हमारे डेवलपमेंट के लिए आप पैसा दीजिए करके? Don't you know those reasons? You know, ये एक हमारे दिमाग में कुछ what you call कुछ ब्लॉक्स डाले जाते हैं कि you know this is not feasible, ये नहीं feasible होगा, वो नहीं feasible। You see all the smaller states. You see Goa, does it have Bombay? No, but still it is progressing. और आप प्रोग्रेशन की क्या बात करते हो? मुझे एक बात बताइए, ये स्टेट्स में शायद सोने चांदी की ईंटें नहीं होंगी लोगों के घर पे, पर इन सारे स्टेट्स में कभी आपने किसानों की आत्महत्याएं सुनी है? इन सारे स्टेट से बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं। तो सरकार तो हर साल हजारों करोड़ों का लोन लेती है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हेल्प द फार्मर्स, किसानों को मदद करने के लिए, फिर भी किसान की आत्महत्या तो बंद नहीं हो रही। क्या सेपरेट विदर्भ होगा तो ये बंद हो जाएगी? आपको मालूम है विदर्भ के किसानों की सिर्फ 2-3 ही डिमांड्स है। नंबर 1, उसको एक वक्त का पानी चाहिए उसके खेत के लिए, एक वक्त का। दूसरा, उसको बिजली चाहिए। आप बताइए, रात को 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक पावर दीजिए, लेकिन बता के दीजिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा है प्रॉब्लम, पानधन रास्ता। हर खेत में जाने के लिए अंग्रेजों के काल से, उससे पहले वाले कालों से एक पानधन रास्ता जाता है, जिससे उसकी बंडी या आज के ज़माने में ट्रैक्टर आ जाते हैं। ये हमारी बेसिक नीड्स इतने सालों से पूरी नहीं हुई है राज, तो आगे गवर्नमेंट क्या करने वाली है? आप मुझे बताइए कि विदर्भ में जो इरिगेशन है दैट इज़ जस्ट 27%, और मैं छाती ठोक के बताता हूँ कि विदर्भ में जो वाटर का पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा है दैट 70% ऑफ आवर लैंड कैन कम अंडर इरिगेशन, एंड वी कैन ऑल्सो गिव वाटर for our industries and people to drink. 30 to 40% people living in Vidarbh support the Vidarbh statehood. The rest haven't even thought about it. What do you say about this? I just gave you example. There is an NGO called Janmanch in Nagpur. They had conducted the referendum, a very transparent and open referendum. All the newspapers, the media, they have seen it. 97% of the people of this region have supported Vidarbha state विदाउट एनी क्वेश्चंस। जब हम लोग उसका काउंटिंग कर रहे थे तो यस वाली पर्चियाँ निकल रही थी, तो फिर हमने वो करके उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नो वाली कम से कम आप अलग करो। तो ये जो विश लिस्ट है विदर्भ स्टेटहुड की, इसको नहीं पूरा करने का सिर्फ रीजन जो है वो राजनीतिज्ञ, ऑब्वियसली यस, वो राजनीतिज्ञ जिन्होंने इस मुद्दे को खूब भंजाया,
खूब उसके ऊपर वोट्स लिए, खूब उसके ऊपर सीटें जीती, खूब उसके ऊपर गवर्नमेंट बनाई, और फिर जब विदर्भ देने का टाइम आया तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कभी एफिडेविट लिख के नहीं दिया था, हमने कभी नहीं कहा था हम विदर्भ देंगे, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। ये गलत है। और मैं बताता हूँ तुमको, तुम अगर मुझसे पूछते हो ना कि विदर्भ कब बनना चाहिए, आज बनना चाहिए, अभी बनना चाहिए। इसी के बाद यहाँ की डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होगी, नहीं तो नहीं होगी। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ राज में, मैं नहीं जानता आप कहाँ रहते हो, पर आज आप घर जाने के बाद आप जहाँ रहते हो वहाँ के 10 और आपके सामने वाले लेन के 10 घर गिन के देखिए। इन 20 घरों में से 15 से 16 घर के बच्चे नागपुर के बाहर हैं या फिर बेरोजगार हैं। जी, यू थिंक दिस इज राइट? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आवर चिल्ड्रन हु आर वर्किंग इन पुणे, मुंबई, ठाणे एंड अदर प्लेसेस, आर दे डूइंग, आई एम सॉरी, दे आर वर्किंग देयर। यू टेल मी, वाज दिस नॉट पॉसिबल इन विदर्भ? यहाँ पे था नहीं इसलिए चले गए। था नहीं इसलिए चले गए। अभी आपने मुझे बताया कि था नहीं इसलिए चले गए। एक इंडस्ट्री या एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या एक सर्विस इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या लगता है? लैंड, इस पोजीशन से या जहाँ से आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, चारों डायरेक्शंस में 20 मिनट के लिए चली जाइए, एबंडेंट इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबल है। अभी मैंने आपको बताया वाटर पोटेंशियल इतना है कि 75% इरिगेशन होने के बाद भी हमको पानी मिल सकता है। विदर्भ उन रीजन्स में से है जिसमें तापी और गोदावरी दोनों जो बेसिन्स है उसमें से इतना पानी अवेलेबल है कि हमारा पूरा इरिगेशन कंप्लीट होने के बाद इंडस्ट्रीज को पानी मिल जाता है। तीसरी बात रही इलेक्ट्रिसिटी की, महाराष्ट्र की 70% पावर, 18,000 megawatts per hour we are producing, राइट। and the last question for any industry is trained manpower। वो तो हम हमारे यहाँ से कितने बच्चे वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। और मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नज़रिए से देखिए, एक मैनेजमेंट के नज़रिए से देखिए, अगर यही बच्चे अगर यहाँ वापस आ जाते हैं, दे विल बी रेडी टू वर्क ऑन 10 और 20% लेस सैलरी, बराबर है। वो कितना बड़ा एक सेविंग है। व्हाट वी लैक इज अ पॉलिटिकल विल। There's a lot of propaganda which is happening around and around this election, because एक तो ये कि जो सिटिंग मेयर है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ एक कांग्रेस के एक बहुत सीनियर नेता जो बहुत समय से इस पोजीशन और इस इलेक्शन को लड़ने के लिए ड्यू थे, वो उनको मौका मिला इलेक्शन लड़ने के लिए। आप बैकडोर से एंट्री करते हैं और पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी मानसिकता बहुत विकासशील है। आपको लगता है आप बैकडोर से घुसेंगे और ये बड़े बड़े महलों को गिराने की सक्षमता रखेंगे? आई एम एन ऑर्डिनरी विदर्भवादी। मैं 16 सालों से हर यात्रा में जा चुका हूँ। हर बार मैं एक झंडा लेके संविधान स्क्वायर पे मैंने ये किया है। मेरा एक महाविदर्भ जन जागरण करके एक प्रोग्राम चलता है, उसके थ्रू मैं विदर्भ के सारे तालुकों में घूम के विदर्भ के बारे में लोगों में अवेयरनेस ला रहा हूँ। मुझे क्या बैकडोर की या फ्रंट डोर की चिंता है? मैं तो लोगों के इश्यूज पे लड़ रहा हूँ ना, मैं तो लोगों के लिए इश्यूज के लिए लड़ रहा हूँ। और हाँ, ये बड़े लोग हैं। देखिए, एक बात है, मेरा विश्वास मैं खुद और मेरे विदर्भवादी लोग हैं। मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं है, सारे मेरे विदर्भवादी सहकारी हैं, सारे मेरे विदर्भवादी सहकारी है। ऑल आर माई फ्रेंड्स हु आर सपोर्टिंग मी इन दिस इलेक्शन। और एक बात है ना, मैं उस दिन मेयर साहब ने कहा कि ये हमारा 50 साल का गढ़ है जी, तो जो 50 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। एक सामान्य विदर्भवादी इस बार आपका गढ़ गिराएगा, ये मेरा विश्वास है। जो प्रोपेगेंडास की मैं अगर वापस बात करूं, जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं, एक तरफ बात कही जाती है कि आप करो कुछ भी, मतलब जो बनता कर लो, जीतेगा तो जोशी ही। दूसरी तरफ बात होती है कि इस बार पंजा अपनी ताकत दिखाएगा। विदर्भ कहीं इन दो बड़े इसमें छुप तो नहीं जाएगा? क्योंकि आपका डिजिटल, अगर आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखें तो विदर्भ को छोड़ के और कोई बात नहीं है। मैं विदर्भ को छोड़ के बात नहीं है, ये बात सही नहीं है। मेरा हर इशू विदर्भ के अराउंड है। मैंने जैसा मेरे पहले इंटरव्यू में बताया जी, मुझसे पूछा गया कि आप चुन के आने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे। व्हाट आई सेड, मैंने बोला विदर्भ, ये मैं चुन के आने के बाद, इस मुद्दे पे चुन के आने के बाद मैं सबसे पहले नागपुर के मिहान में जाऊंगा, सारे MIDCs में जाऊंगा, जो मेरे अलग अलग 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स की जो सारे MIDCs है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा और यहाँ के सारे MLAs को साथ में लेके आई विल बिकम सेल्समैन। आई विल गो टू ऑल द मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट, आई विल राइट ईमेल्स टू ऑल द इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट, आई विल टेल देम कि यहाँ पे विदर्भ में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है,
आप आइए। दूसरा, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनाऊंगा कि इन लोगों को और बाकी लोगों को आप पावर सस्ते में दो, ताकि ये यहाँ पे आए और यहाँ पे इंडस्ट्रीज आए। आई एम रेडी टू बिकम अ सेल्समैन टू सेल विदर्भ इंफ्रास्ट्रक्चर टू पीपल who can actually come here and set and create jobs. And yes, मेरा सपना क्या है, मेरा फर्स्ट पॉइंट एजेंडा क्या है, 25,000 रुपये महीना, 25,000, 25,000 रुपये महीना देने वाले मिनिमम 1 लाख जॉब्स मुझे यहाँ क्रिएट करने का मेरा सपना है। मैं इतना कर लूँगा ना राज, मैं बहुत कुछ कर लूँगा। और हाँ, ये जो अपने यहाँ है ना कि माँ बाप यहाँ अकेले रह के बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्री व्हेन दे आर रेडी टू वर्क हियर, मुझे इन सब बच्चों को वापस लाना है। शशांक गट्टेवार हमारे व्यूअर हैं, वो आपको देख रहे हैं। ही हैड क्वेश्चन आस्किंग यू कि फ़िलहाल विदर्भ एज अ स्टेट पैसे कैसे कमाएगा या लाएगा, अगर तो उसका जवाब तो आपने अभी अभी दे दिया। लेकिन जब हम युवाओं की बात करते हैं, जब हम यूथ के ड्रीम्स की बात करते हैं, तो अभी हम महाराष्ट्र का हिस्सा है। आपको क्या लगता है कि पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी तब और अब जब अघाड़ी सरकार है, अब की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ ये पूरे के पूरे कमिटमेंट्स लैक हुए हैं? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ राज, और इस चीज़ को लेके मैं बहुत सीरियसली जी जान से लड़ा हूँ, इसलिए दिस थिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई। एज पर नागपुर पैक्ट पॉइंट 8, एज पर आर्टिकल 371(2) एंड हाँ, इन दो की वजह से विदर्भ के युवकों को अपने पॉपुलेशन के हिसाब से हमको सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए थी। वी आर रफली 20 to 23% ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वी आर 23%, मराठवाड़ा इज 19% एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र इज 58%। तो एक अपना स्टैट्यूट है कि विदर्भ के युवकों को 23% सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए थी। अब इस बात को लीडर्स ने एड्रेस नहीं किया, ऐसा नहीं है, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बन रहा हूँ और कागज मेरे पास है। शरद पवार साहब जब महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो उन्होंने विधिमंडल में कहा था कि विदर्भ के युवकों को जहाँ 23% नौकरियां मिलनी चाहिए थी, वहाँ 3-3.5% मिली है। इस वजह से विदर्भ के युवकों के फैमिली डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। उसके बाद 2013-14 में मैं और मधुकर राव किम्मतकर साहब, उनकी तो डेथ हो गई, लेट मधुकर राव किम्मत, हम लोगों ने एक RTI की थी जिसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बोला था कि विदर्भ के युवकों को कितनी नौकरियां मिली हैं, इसका आप हमको ये दीजिए। और देखिए, इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर्स इट इज़ अ वेरी सिंपल टास्क। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एक्सेस में ये प्रोग्राम डालिए, राज अगर वहाँ से है तो वेस्टर्न महाराष्ट्र से तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र लिखिए, मैं अगर नागपुर से हो तो विदर्भ लिखिए, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिली, हमने गवर्नर साहब के पास रिप्रेजेंटेशन किया। उसकी वजह से लास्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जो विदर्भ से ही थे, उनकी अध्यक्षता में 15 अक्टूबर 2015 को वन कमिटी वॉज सेटअप कि भाई क्या है देखिए और कैसा ये बढ़ाया जा सकता है। मैं इतना खुश हो गया था राज कि विदर्भ के मंत्री है जी, बहुत जल्दी कुछ करेंगे और 3 महीने नहीं, वो सब तैयारी होगी उनके पास, हम जैसे थोड़ा लोगों से चर्चा विमर्श करके 2-2.5 महीने में वो रिपोर्ट दे देंगे। He took sweet long 3 years for everything. The report never came out. And one fine day, विधिमंडल में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि विदर्भ के युवकों को 26.28% जॉब्स मिल गए हैं करके गवर्नमेंट सर्विस में। अभी आप देखिए, मैंने अभी आपको शरद पवार साहब का उदाहरण दिया। 2014-15 में MPSC के जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, उन्होंने गवर्नर साहब को एक लेटर लिखा था जिसकी कॉपी मेरे पास है, मैंने RTI में वो लेटर लिया था, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था कि विदर्भ और कोंकण के बच्चों को सरकारी नौकरियों में कम स्थान है, कृपया आप कुछ कीजिए। उन्होंने राज्यपाल साहब, नागपुर या विदर्भ का आदमी जब मुंबई में जाता है, जब उसको पावर मिलता है, उसके बाद जिस हिसाब से वो पलटी मारता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं हुई, अभी आगे चल के मैंने सोचा इस बारे में हम एक कुछ कोर्ट में भी जाने की हमारी तैयारी चल रही है। और बाकी मान लीजिए कल हम यही मैटर लेके हम चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं, वो क्या बोलेंगे, तुम्हारे तो आदमी ने ऐसा किया था, अभी आप हमको बताएं हम जाए तो जाए। मतलब ये जो अपना आदमी अपने साथ जो धोखेबाजी करता है ना, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग थिंग। और मेरे 2 अपोनेंट से सवाल है, संदीप जी से और अभिजीत जी से भी, कि आपने इस बारे में क्या किया। आपने
भाई सरकारी नौकरी आई आई रहती विदर्भ के लड़कों को, अरे भाई कुछ तुम्हारे लोगों को भी मिली रहती ना, कुछ तुम्हारे कार्यकर्ताओं को भी मिली रहती थी जिसने तो जॉब्स तो उनके मैनिफेस्टो में है ही। पर है, मतलब जॉब्स उनके मैनिफेस्टो में है। कब? अब जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जब खुद पावर में रहते हैं तो जो विदर्भ की नौकरियां उसको कम कर दिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक 3 हफ्ता पहले अनिल देशमुख साहब होम मिनिस्टर साहब को मैंने लेटर लिखा, आप जो 12,538 जॉब जो अभी पुलिस के भर रहे हैं उसमें सबसे पहले नागपुर करार कलम 8 371(2) एंड गवर्नर डायरेक्टिव्स 5 अगस्त 1995, इस हिसाब से आप फॉलो कीजिए, इस हिसाब से एक मैट्रिक्स बनाइए, उसमें पहले विदर्भ के लोगों को नौकरियां दीजिए, बाकी की नौकरियां फिर आप मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र की उसके दीजिए। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो मेरी डिमांड है कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड या वगैरह ऐसा नहीं है जी। जो चीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, जो एक प्रोसीजर है उसके तहत मांग रहे हैं हम, कोई भीख या ज्यादा का हक नहीं मांग रहे हमारा। वी डिजर्व दिस थिंग्स, नाउ इज द अपॉर्चुनिटी एंड वी मस्ट गेट इट। आपने एक बात कही थी अभी कि आप विदर्भ अगर बनेगा तो आप एज अ सेल्समैन आप सब जगह जाएंगे और विदर्भ को आप एमएलसी जी। पहले तो एमएलसी, क्योंकि जब तक विदर्भ राज्य बन रहा है तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए जी। तो एज अ एमएलसी आप सब जगह जाएंगे एंड यू विल सेल विदर्भ's इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योर दैट पीपल कम हियर एंड क्रिएट जॉब्स एंड मोर देन 1 lakh पीपल गेट अ जॉब ऑफ सैलरी minimum 25,000. Now this sounds really appealing and really nice, but I think it's very difficult. Don't you think so? If everything goes well and if I succeed, probably this is something which is possible in less than 3 years, Raj. You tell me, we have so many MIDCs. We have the Mihan, we have the Chandrapur MIDC, the Gondia MIDC, the Hingna MIDC, Kaimeshwar में तालुका प्लेस पे हमारे पास MIDC है. Every infrastructure is available. What you need is a political willpower. There is a person, and yes, I am ready to do anything for those industries to come here. Now your voters, we'll talk about your voters now. आपके जो वोटर्स हैं वो एक अलग फ्रेटर्निटी के हैं, है ना, वो एक अलग एक पूरा का पूरा एक नंबर ऑफ लोग हैं जो आपको वोट देने वाले हैं। उनके लिए ये मुद्दा कितना कन्विंसिंग है या कितना डिलिशियस है, क्योंकि उनको अपील करने के लिए एक पार्टी का लोगो है, उनको अपील करने के लिए एक चेहरा है, उनको अपील करने के लिए एक लेगेसी है। आपके पास सिर्फ एक एजेंडा है और एक सामान्य विदर्भवादी है और एक सामान्य विदर्भवादी, बराबर है। हाँ जी। आई बिलीव इन व्हाट आई एम, आई डोंट नीड एनी पार्टी आइडियोलॉजी which will be only be used only for the sake of getting votes. That is the reason I am contesting as an independent. And yes, through your channel, अभी आपने बताया कि एक बड़ी पार्टी लेगेसी है, आपने संदीप जी जोशी का भी नाम लिया। Through your channel, I want to ask your people. You remember Raj, मई जून का टाइम था या अप्रैल मई का टाइम था, द होल वर्ल्ड, नागपुर शहर के सारे लोग, हमारे जैसे सामान्य लोग, नागपुर शहर की पुलिस, नागपुर शहर के आरोग्य कर्मचारी, नागपुर शहर के सारे प्रोफेशनल्स, ये सारे मेरे वोटर्स और नागपुर शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर, हम सारे कोरोना के अगेंस्ट लड़ रहे थे जी। और वो टाइम था जब हमारे मेयर साहब उस कमिश्नर के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उस कमिश्नर के अगेंस्ट लड़ रहे थे जो इस शहर को कोरोना से बचाने में सबसे आगे था। डू यू थिंक दिस वाज द राइट थिंग? बट डू यू थिंक दिस वुड बी ये एक चाबी है उन एमएलसी के ताले को खोलने की? ये मुद्दा तो नहीं है। देखिए, ये मुद्दा हो ना हो, बट एम आई सेइंग एनीथिंग रॉन्ग? अच्छा, दूसरी बात एक बात है, चलिए आपके उनके साथ ये प्रॉब्लम्स थे, ये थे, वो थे। दूसरा, आप मेरे को एक मुद्दा बताइए कि उन्होंने कोई एक रूल फ्लाउट किया, ही डिडंट टेक अ प्रॉपर पेपर परमिशन एंड ही टुक अ चार्ज ऑफ अ कंपनी। आप मुझे बताइए कि आप और हमने क्या कभी कोई रूल फ्लाउट नहीं किया है? क्या आपने कभी कोई सिग्नल नहीं तोड़ा है? क्या आपने कभी कोई फिल इन द ब्लैंक्स देखी नहीं है स्कूल में? मैंने देखी है, मैं कबूल कर रहा हूँ जी। मैंने तो मैच द पेयर भी देखा है जी। तो मेरे को आप एक बताइए, इतनी बड़ी बात कि आप एक IAS ऑफिसर की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक कंप्लेंट कर रहे हो। Was it in the favor of the city? That is my only question. क्या ये शहर के तुकाराम मुंडे साहब, you know what type of bureaucrat he is, how much he loves his work. He was a straightforward man. और आप मेरे को बताइए, जो 2-3 हज़ार लोगों की डेथ्स हुई उस दौरान, would not they have been avoided? कितने लोग मरे? Would not that have been avoided? Yes.
सो जो मिस फंक्शन हुआ उसके लिए आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आज जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? एक पर्टिकुलर व्यक्ति की मैं तो बात कर ही रहा हूँ, जी। लेकिन पूरी- उस प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ मैं। इन दोस पैंडेमिक टाइम्स आप आज करते ना, मैं आपको कुछ नहीं कहता था। आप ये तो मानते हैं आप आज करते थे, ओके ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स एंड दिस पॉलिटिशियंस दे डोंट गो टुगेदर एट टाइम्स, होता है, हर किसी को लगता है कि मेरा सुनने वाला कमिश्नर यहाँ रहना चाहिए, मैं मानता हूँ। बट ऐसे वक्त आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम सबसे ज़्यादा अड़चन में है, पूरा शहर मौत के साये में है, उस वक्त आपकी ये एक्शन डू यू और यू एज एन इंडिविजुअल डू यू जस्टिफाई? I will not be able to justify the thing that why Vidarbh is also not made. And every time I hear during the Lok Sabha and the Vidhan Sabha election that Vidarbh will be made and this is a part of a manifesto, but it was not been adhered. Vidarbh कभी बना ही नहीं। अब आप विदर्भ का मुद्दा लेके चल रहे हैं, which excites me to know you more and understand your your agenda, that how will you work, how will you make Vidarbh, because इतने बड़े बड़े लोग जब अपना इलेक्शन जीतने के बाद विदर्भ को भूल गए, तो आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बैकडोर से आ रहे हैं, 16 साल आप कर रहे थे काम, ये चलिए मान्य है, और आपके कई सारे लोग आपके काम की सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं और आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर मैं कहता हूँ कि विदर्भ जो मुद्दा है, इसको कैसे पकड़ के कोई इलेक्शन जीता जा सकता है? क्या नागपुर की जनता, आपके जो वोटर्स हैं, क्या वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है और उनके इस बार उनके पास मौका है उस धोखे को जवाब देने के लिए? क्या आपके वोटर्स कन्विंस्ड हैं? ये तो 3 तारीख की रात तक पता चलेगा ना, ये तो 3 तारीख की बात तक। और जहाँ दूसरी बात है, मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ जी, कि जो मेरे अपोनेंट है, उन्होंने जब 12 तारीख को फॉर्म भरा, उस दिन उनको कैसे क्या फिर विदर्भ याद आया। ठीक है, मैं उनके विदर्भ के उसके बारे में, मतलब उन्होंने इतने सालों बाद क्यों लिया, ये तो मैं 2 बारी पूछ चुका हूँ। ये एक बात है ना, एक ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, एक ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। और हर चीज़ जो है राज, कभी बड़े से वो नहीं होती है, एक छोटा सा एक सामान्य विदर्भवादी ही निकलता है, कोई इंसान ही निकलता है जो करता है। और ये एक बात है ना, आप मेरे को बताइए, ये जो इलेक्शन जो मैं आज लड़ रहा हूँ ना, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर अबाउट 6 और 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, फॉर अबाउट 30-32 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। लोग एक एक विधानसभा लड़ने में थक जाते हैं, मैं तो सारा यहाँ घूम रहा हूँ। पर विदर्भ के जज्बे पे है आज हमारी ताकत है। और ये एक बात है ना कि जहाँ लोगों ने, अभी आपने बताया कि बड़े बड़े लीडर ये मुद्दा लेके भूल गए, तो भी हमारे जैसा आदमी, एक सामान्य विदर्भवादी जब लड़ता है ना, तो लड़ता है। और इसीलिए शायद मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नितिन रोंगे इज़ वेरी वेरी अग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू विदर्भ। बाकी जो मुद्दे हैं जो आपके विदर्भ के अराउंड चलते हैं, आप कहते हैं कि वो इन एंड अराउंड है विदर्भ के, आप इन बाकी जो एजेंडाज लेकर बाकी जो आपके कंटेस्टेंट्स आपके सामने खड़े हैं, उनके भी मुद्दे कहीं ना कहीं मिलते जुलते ही हैं, बिकॉज सबके मुद्दे तो मेन होंगे, वैसे ही होंगे। वाई शुड समबडी वोट यू? I have an action plan, I have a blueprint which I have been talking now and every time. जैसे मैंने आपको बताया, सरकारी नौकरियाँ, प्राइवेट नौकरियाँ, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एज रिगार्ड्स इरीगेशन, एज रिगार्ड्स माझी मालगुजारी तालाब, एज रिगार्ड्स फैसिलिटीज़ फॉर डॉक्टर्स, नर्सेस, द इंजीनियर्स, मेरा हर सेक्टर के लिए अलग अलग एजेंडा है, विच प्रॉब्ली यू विल गेट टू सी ऑन माई फेसबुक पेज एवरी इवनिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। यस एंड यस, मैं आपको और एक खुशी की बात बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि इस 6 जिलों में रहने वाले या विदर्भ के 11 जिलों में रहने वाले भी, मुझे अभी दिल्ली मुंबई से भी जो विदर्भवादी, कट्टर विदर्भवादी लोग हैं ना, उन लोगों के भी मुझे वीडियोस और फोन्स आ रहे हैं कि नितिन गो अहेड। और एक बात है ना, जय पराजय किसी ने देखा नहीं है राज जी। अगर ऐसा होता तो आज मेरे दोनों कैंडिडेट्स घर में दोपहर को सोए हुए रहते जी। किसी को मेहनत करके नहीं, अपने आप पे, अपने लोगों पे, अपने इसकी जनता पे और अपने मुद्दे पे भरोसा रखना चाहिए। हर चीज़ होती है ईमानदारी से जब कोई काम करता है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, लोग मेरे लिए क्राउड फंडिंग करके मुझे पैसे दे रहे हैं। नहीं है मेरी इतनी बड़ी कैपेसिटी, इतना बड़ी इलेक्शन, पर मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। यही तो कह रहे हैं आपके बारे में कि ईमानदारी से लड़ रहे हैं। हर कोई कह रहा है ये ईमानदारी से लड़ रहे हैं, लेकिन इस ईमानदारी की कीमत है आज के वक्त में, जिस तरह से हमने देखा
अब ये ना काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है कि इस ईमानदारी का है क्या। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा हूँ, ठीक है। मैं इस मुद्दे में बिलीव कर रहा हूँ, इसलिए इस पे लड़ रहा हूँ। और शायद ईमानदारी, सत्यता, ये सारी चीज़ें जिंदा है राज अभी भी। वी कांट, दैट इज़ द रीज़न दिस वर्ल्ड इज स्टिल गोइंग। क्योंकि इस दुनिया में बुरे लोगों से ज़्यादा अच्छे लोग ज़्यादा है। भले ही आज बुरे लोगों की थोड़ी मेजॉरिटी कहीं चल रही होगी, उनकी ज़्यादा चलती होगी, पर बुरे लोगों से ज़्यादा अच्छे लोग हैं। पीपल हु बिलीव। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स, मेरे इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स, मेरे एमबीए के फ्रेंड्स, जो लोग मुझे प्रोफेशनली जुड़े थे, दे आर सपोर्टिंग मी। मेरा एक दोस्त जीएम था, जीएम है मतलब, वो छुट्टी लेकर मेरे साथ बैठा हुआ है। ही इज हैंडलिंग माई आईटी डिपार्टमेंट। व्हाट मोर डू यू नीड? पीपल आर कॉलिंग मी एन मास। लास्ट 2-3 क्वेश्चंस। Go ahead. एक सवाल आया है कि 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद मुद्दा उठा था कि इफ गवर्नमेंट प्लान्स टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ द कंट्री, नागपुर इज वन very strengthening and very secured ideal location. शायद ये एक रीज़न है जिसकी वजह से विदर्भ कई सालों से नहीं बना. यू अग्री, यू डिसएग्री? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. विदर्भ सिर्फ इसलिए नहीं बना कि यहाँ के लीडर्स ने उसके साथ धोखा किया. देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए, विदर्भ बन जाता है, नागपुर उसकी कैपिटल बन जाती है. अब नया नागपुर है, मान लीजिए अमरावती रोड, चंद्रपुर रोड, भंडारा रोड, गोंदिया रोड, कहीं पे भी आता है, तो नया नागपुर तो बसाया जा ही सकता है ना. क्या फ़र्क पड़ेगा? और हाँ, हम लोग कितने साल उसी इस पे बैठे रहेंगे कि दिल्ली यहाँ पर आएगी, फिर हम लोग हमारा सोचेंगे. देखिए, मुझे आने वाली पीढ़ियों की ज़्यादा चिंता नहीं है. मुझे जो चाहिए अब चाहिए और मेरी पीढ़ी के लिए चाहिए. अगर मैं आज डेवलपमेंट कर लूँगा ना, तो मेरी आने वाली पीढ़ियाँ मुझे दुआ देगी. आप रायपुर की बात देखिए. रायपुर इस यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, शायद ये बिल्डिंग छत्तीसगढ़ी लेबर ने बनाई हो. आज आपको छत्तीसगढ़ से कोई माइग्रेंट लेबर दिखता है यहाँ? छत्तीसगढ़ से यूथ आपको बाहर जाते हुए दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं. और ये हवाई बातें आज आती है संसद, आए, वी आर हैप्पी. हमारी इतनी जमीन पड़ी हुई है और थोड़ा सा ले लेंगे. कितना, 20 मिनट दूर से ही तो शहर खत्म हो जाएगा ना. यहाँ पर 40 मिनट से हो जाएगा. मेट्रो है ही आपके पास, हर चीज़ है ही. मैं तो और दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि आप इतना मेट्रो लाए, ईस्ट वेस्ट लाइन, एक्वा लाइन, बूटीपुरी लाइन, ये लाइन, वो लाइन. उस एक्वा लाइन में बैठने के लिए उतने व्हाइट और ब्लू कलर जॉब्स है क्या आपके पास? ये जॉब्स लाने का काम मैं करने वाला हूँ. सेठ आईटी इंडस्ट्री, सेठ सर्विस इंडस्ट्री, सेठ भी मैन्युफैक्चरिंग हब, सेठ भी मिनरल प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ हो सकती है. मैं परसों भंडारा गया था, बोले ये इंडस्ट्री आनी चाहिए. क्यों नई इंडस्ट्री? वहाँ पे अशोक लेलैंड का 14 यूनिट्स का सैंक्शन है, उसके पास उनकी लैंड अवेलेबल है, ओनली 4 यूनिट्स आर फंक्शनिंग. अब वो लेलैंड शायद हिंदुजा साहब के पास है. नहीं है कि एमएलसी जाके हिंदुजा साहब के पाँव पकड़ सकता है कि हिंदुजा जी यहाँ पे और 10 यूनिट्स रहिए, क्या मदद कर रहा है, मैं करता हूँ. बीएचईएल ने वहाँ पे जगह लेके रखी हुई है, सिर्फ कंपाउंड वॉल डाल के रखा हुआ है. अरे भाई, सेंट्रल मिनिस्टर को पकड़िए, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को, उसको यहाँ लाइए, उसको बोलिए यहाँ पे आप कोई नया प्लांट शुरू कीजिए. फैकार करके वहाँ पे 1 यूनिट बंद पड़ा है या फिर उसका काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे कुछ किया जाना चाहिए. देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सी चीज़ें ना गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे डिपेंड होती है. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स ने क्या रूल बनाया? अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में मिनरल रिजर्व्स है, अगर आप उसको निकालते हैं, उसका प्रोसेसिंग आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में करना पड़ेगा. विदर्भ में क्या हो रहा है? भंडारा, गोंदिया, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से मैंगनीज, सारे दुनिया भर के ओर्स निकल रहे हैं, लेकिन दे आर सेंट टू छत्तीसगढ़ फॉर प्रोसेसिंग. आप मुझे एक बात बताइए राज, अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पीछे लग के अगर ये यहाँ पे यूनिट्स बना लिए जाए कंपलसरी, आपको यूनिट प्रोसेसिंग, यहाँ 100 जॉब्स तो क्रिएट हो सकते हैं एक इंडस्ट्री में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. 50 लोग डायरेक्ट लगेंगे, कुछ उसके सप्लायर्स लगेंगे, कुछ एंसिलरीज लगेंगी. भाई, कोई वहाँ चाय सप्लाई करता है, उसको तो रोजगार मिलेगा राज. हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज ही नहीं है ना आज की तारीख में. जो आपके वोटर्स हैं, जब हम उनकी अगर बात करते हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक या एक कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं है, ये एक विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्ट पब्लिक का पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है. हाँ, अवेयरनेस को लेके लोग डेफिनेटली अवेयर हो रहे हैं कि अब उनके पास एक विदर्भ के लिए एक चेहरा बन गया है, एंड नितिन रोंगे इज़ द फेस फॉर विदर्भ, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट ही विल डू हिज बेस्ट. बट देन जो आपके वोटर्स हैं, उनसे जब आपको सीधा संवाद करने का मौका मिलेगा एक साधारण भाषा में, जो आप उनसे कहेंगे वो क्या कहेंगे?
मैं जो 2-3 चीज़ों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरी प्रायोरिटी वाइज बताऊंगा। मुझे सेपरेट विदर्भ स्टेट चाहिए एंड टिल द टाइम आई गेट इट मेरे 2-4 एजेंडाज हैं। नंबर 1, हमारे यहाँ से जो यूथ्स का माइग्रेशन हो रहा है मैं उसको रोकने के इसमें हूँ, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लाके। दूसरा, जो सरकारी नौकरियों में हमारे साथ इतने साल से नाइंसाफ़ी हुई है मैं उसको कम करने वाला हूँ। तीसरा, मुझे एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत ज़्यादा काम करना है। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग देम मून एंड स्टार, मैं उनको चांद सितारे ला के देने की प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप एक बार वेरीफाई कर लेना, दूसरा आदमी इस बारे में बात करता है तो मुझे विदर्भ के एनवायरनमेंट पे भी काम करना है। आप देखिए नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, बॉस, दीज आर दो सिटीज़ की। नागपुर 7-7.5 हज़ार मेगावाट पावर हमारे पास बनता है। चंद्रपुर कैंसर कैपिटल बन रहा है, गोंदिया भी उसी राह पे जा रहा है। इन सारे पावर प्लांट से होने वाले हार्मफुल जो कंटेंट्स है वो मुझे रिड्यूस करने हैं। हमारी ज़रूरत सिर्फ 1200 से 1500 मेगावाट की है, हमको यहाँ पे भी ज़्यादा पावर प्लांट्स नहीं चाहिए। और जो भी पावर प्लांट्स है वो अपने यहाँ कंपल्सरीली व्हाट यू कॉल इट फ्लू गैस डिसल्फराइजर FGDs लगाने ही पड़ेंगे उनको। देर आर स्टडीज एंड अनकन्फर्म्ड सोर्सेज हैव सेड कि गाय मशी जो गाय भैंस और गाय है उनका जो उसको क्या बोलते हैं पना हटना, मतलब उसका दूध बहुत जल्दी खत्म हो रहा है आजकल जी। अगर ये एनिमल्स को अफेक्ट कर रहा है तो कैन यू इमेजिन कि इस शहर के बच्चों पे क्या इफेक्ट हो रहा है इस चीज का। एनवायरनमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, साफ पानी के बारे में कोई बात नहीं करता है। और हाँ, एक बात और दूसरी एक बात है कि हमारा इतना पावर आज बन रहा है ना, उसमें से 10% पावर यहाँ की इंडस्ट्रीज को आप जितना अपना प्रोडक्शन रेट है प्लस 10% प्रॉफिट के हिसाब से दीजिए। देखिए, एनर्जी का एक बहुत सिंपल इक्वेशन है कि एनर्जी जहाँ प्रोड्यूस होती है ना वहाँ का डेवलपमेंट कभी नहीं होता। वहाँ पे कोयला ही मिलेगा आपको, वहाँ पे वही आपको ट्रक वाले वो सब ट्रैफिक मिलेगा, वही आपको सब पोल्यूशन मिलेगा। पावर जहाँ कंज्यूम होता है वहाँ का प्रोग्रेस होता है। आप मुंबई ले लीजिए, लास वेगस ले लीजिए, पावर एक खर्चा, पूना जहाँ पे पावर कंज्यूम होता है वहाँ का डेवलपमेंट होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोराडी खापर खेड़ा में 2 रुपये 60 पैसे से बनने वाला पावर यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट या ये रेस्टोरेंट वाला 11.5 रुपये से खरीदेगा, वो क्या काम करेगा? सच बात। अगर जो हमारे यहाँ 15,000-18,000 मेगावाट पावर बन रहा है वो वहाँ यहाँ के इंडस्ट्रीज को उसमें से 10% आप ले दीजिए ना, 4 रुपये 5 रुपये से दीजिए। वो जब तक यहाँ सस्ते में नहीं मिलता तब तक डेवलपमेंट नहीं होने वाला। सो इज दिस इलेक्शन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस? इट्स अ ट्रायंगुलर फाइट, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। तो वही मैं जानना चाहता हूँ, ये इलेक्शन जो है ये किसके बीच में है? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस? एज ऑन डेट 19 3:30 PM इट इज अ ट्रायंगुलर फाइट। ओके, क्या लगता है इस इलेक्शन के बाद जो भी हो, जीत हो हार हो, जो भी हो, कहते हैं कि जब आप किसी रास्ते पे चलते हैं तो या आपको मंजिल मिल जाती है या आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, तजुर्बा मिल जा रहा है। नितिन जी को क्या मिला? 4th December 2020 I will be a MLC from the Nagpur Division Graduates Constituency। दूसरा, इसकी वजह से विदर्भ के आंदोलन को एक बूस्ट मिलेगा। और तीसरा, विदर्भ के लोगों को उनके हक के लिए लड़ने वाला एक एकदम हक्काचा मानुस मिलेगा 24/7। बिल्कुल विदर्भ के हर इशू को लेके, चाहे वो कामगार हो, चाहे यहाँ का फार्मर हो, यहाँ का प्रोफेशनल हो, यहाँ का डॉक्टर हो, यहाँ का इंजीनियर हो। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, आई नो व्हाट प्रॉब्लम्स माय फ्रेंड्स आर फेसिंग। आई विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी इशू। क्या ये एक नए पॉलिटिकल पार्टी की आगाज है? ये शायद बहुत बड़ा या फिर अलग सवाल है, आई डोंट नो। मैं एक सामान्य विदर्भवादी हूँ। विदर्भ के लिए जब जब जो अच्छा करना पड़ेगा वो मैं सब कुछ करूँगा। और दूसरी एक बात मैं बता रहा हूँ आपसे राज, कि मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ ये ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग हैं जिनका मैं सलाह लेता हूँ, जो मेरे नज़र में 100% विदर्भवादी है, जो विदर्भ के इकोनॉमिक्स, विदर्भ के डेवलपमेंट, विदर्भ के इश्यूज़ को लेकर सीरियस है। मैं उन सब लोगों का मत लेकर फिर उस हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो ये मेरा ये नहीं है कि मैं एक बार बन गया तो अपने मन की करूँगा, नहीं, मैं सारे लोगों का, मैं सिविल सोसाइटीज़ का ओपिनियन लूँगा, मैं वेद जैसी संस्थाओं का ओपिनियन लूँगा, मैं विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जैसी संस्था का, मैं जनमन जैसी संस्थाओं के पास जाऊँगा, मैं इको प्रो जैसी एजेंसीज के पास जाऊँगा कि भाई ये जो एनवायरनमेंट के इश्यूज है क्या करना है, आप मेरे को बताइए। आप मेरे को एक बात बताइए, विदर्भ में अब इतने दिन हो गए, इतना टूरिज्म का पोटेंशियल है, कभी भी टूरिज्म का पोटेंशियल किसी गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं किया? मैं तो सबसे पहले जाकर वो एमटीटीसी की जरा वेबसाइट बदल लूँगा। एमटीटीसी की वेबसाइट आप देखिए, कोकण से शुरू होती है, वो अहमदनगर का कौन सा वो अजंता एलोरा शायद वहाँ तक जाती है, वहाँ से आके शनिवार वाड़े पे आके रुक जाती है। भाई विदर्भ में कितना पोटेंशियल है। आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ताड़ोबा अंधारी, मारकंडा टेम्पल्स एंड सेवाग्राम। कोई भी फैमिली अगर आज टूरिज्म के लिए निकलती है, उसको क्या चाहिए? मे बी द लेडीज लाइक कि भाई ठीक है, मारकंडा के दर्शन हो गए, हजारों साल पुराना मंदिर है। द किड्स एंड द फैमिली दे लव टू गो इन द फॉरेस्ट जी। और तीसरा है कि आप वर्धा में आ गए, सेवाग्राम चले गए, पौनार चला गए, कि आपका एक स्पिरिचुअल टूरिज्म हो गया। ये चीज़ें आपको वेबसाइट पे तो भी देखने के लिए मिलती है क्या? यहाँ पे जाने के लिए अच्छे रूट्स है क्या? दूसरा मैं एक बात बताता हूँ, आई विल बी यूनिक, आई विल बी समथिंग डिफरेंट। मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो सारी दोनों तीनों जगह है, यहाँ के युवकों को मैं अच्छे फूड के आइटम्स कैसे बनाना, इसके ट्रेनिंग के लिए कोशिश करने वाला हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है ना, तो हमारे विष्णु जी है, सब लोग हैं, कि भाई कहीं दही अच्छा मिलता है तो आप दही वड़े बनाओ। हमारी इच्छा क्या रहती है कि कहीं गए, कोई अच्छी जगह देखी, वहाँ पे कुछ अच्छा खाया, बराबर है। ये फूड हमारा सावजी अब तक क्यों नहीं पॉपुलराइज हो रहा? नेता लोग सावजी खाते जरूर है, बट सावजी वाले को जीएम टैग मिलना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। कभी किसी ने इस चीज़ पे ध्यान दिए राज? आई वॉन्ट टू डू ऑल दिस थिंग्स, येस आई हैव अ प्लान क्लियर इन माई माइंड। ये अभी और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, नानार में आज ही मुख्यमंत्री जी ने बोला कि नानार में हमको रिफाइनरी नहीं होना। मेरा हाथ जोड़ के विनती रहेगी उद्धव जी ठाकरे से कि सर हम सब करते हैं, आप ये यहाँ पे आके कीजिए। कहाँ पे? गोंदिया में हमारे पास लैंड है, वहाँ पे। आप सोचो राज, उस वजह से तकरीबन 4-5 रुपए से इस रीजन में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा जी। 35-40 हज़ार जॉब्स निकल जाएंगे जी। उसके ऊपर जो डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज आएंगी, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, उसके लिए कंपनीज आएंगी कि यहाँ उनका पाइपिंग का काम करने के लिए। मैं जो 1 लाख नौकरियों की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। 50,000 का तो शायद मैंने आपको बता दिया है। तो आपके पास तो पूरा रोड मैप तैयार है, आपके पास तो पूरी तैयारी है। आई गेस सिर्फ आपको अब वोट की ज़रूरत है और जीत की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्य भी तय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब बाण चले और सही जगह लगे, यही कल्पना हम करते हैं। क्योंकि हम कल्पना अगर करें तो आपकी संकल्पना पूरी होगी। यही जितने वोटर्स हैं उनको भी शायद आप आखिरी बात जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। नमस्कार, मी नितीन दिलीपराव रोंगे, नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघातील तुमचा विदर्भवादी उमेदवार हो। मी फक्त विदर्भाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत आहे। व्यवसायाने इंजिनियर आहे, BA केलेलं आहे। बरेच वर्ष मी पुण्या मुंबईला नोकरी केली, नागपूरला परत आलो, आपली एक लहानशी कंपनी सुरू केली आणि हो 2004 पासून तर आतापर्यंत आजपर्यंत विदर्भासाठी सतत संघर्ष करत आहे। मला स्वतंत्र विदर्भ राज्य हवं। मला तुमच्यासाठी नोकऱ्या आणायच्या आहे, सरकारी नोकऱ्या आणायच्या आहे, खाजगी नोकऱ्या आणायच्या। आणि मी एक सांगतो, मी इमानीत बारे आता जसा आहे तसाच राहील। एका सामान्य घरातला मी मुलगा आहे आणि मी आता जसा आहे तसाच राहील। तुमच्यासाठी 100% ॲक्सेसिबल राहील। एखाद्या फोन, SMS, व्हॉट्सॲपवरती आपण मला संपर्क करू शकता। एका 3 खोल्यांच्या घरात राहून मोठा झालेलो आहे, त्यामुळे असं खूप एअर वगैरे माझ्या डोक्यात नाही आहे। आणि हो, सेल्फ मेड आहे, आईवडिलांचे आशीर्वाद आहे, माझ्या शिक्षकांनी मला खूप चांगलं शिकवलं। मी अजून एक सांगतो, म्हणजे मला माहिती नाही या इंटरव्ह्यूवर सांगायची गोष्ट आहे की नाही, पण मी इतके वर्ष आंदोलनात हे आहे ते आहे, पण कधी कोणावरती हात नाही उगारला, कधी कोणत्या पोलिसांची कधी बेअदबी नाही केली। माझ्यावरती एकही केस पण नाही। बऱ्याच लोकांना माझे व्ह्यूज आवडत नाही, बरेचदा विदर्भवादी म्हणून माझी हेटाळणी होते। मला एकदा तुमचा साथ हवा आहे, मी चांगलं काम करून दाखवेन। जय हिंद, जय विदर्भ। आपलाच नितीन, एक सामान्य विदर्भवादी। नमस्कार। आपने अपना वक्त दिया, आपने बात करी, आपको ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर से प्रार्थना कि आपको और भी ज़्यादा शक्ति दे और आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो विदर्भ की जीत की मुस्कान बने। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। आज नितिन रोंगे जी से जो बात हुई उसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से हुई, और ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ना, ये
लोगों के बीच में अब शायद नहीं रहा। और वक्त बदल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि पेंडेमिक के बाद हमको बहुत सारी बातें ना अब खुद समझकर डिसीजन लेना होगा। हम भले ही किसी को दादा भाऊ ये बोलें, लेकिन जब हम वोट देने जाएं तो हम एक सोच को नहीं, एक कार्य को वोट दें। इस बार जीते कोई भी, पर इस बार जीत विदर्भ की होना ज़रूरी है। शाम को होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, विदर्भ की सोचें और जिंदा रहें। जय हिंद।